नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार चुनाव परिणाम में अब 24 घंटे से भी कम के वक्त बचे हैं। तमाम एग्जिट पोल के अलग अलग दावे हैं और इन दावों के बीच राजनीतिक विश्लेषकों की भी अलग अलग राय है। लेकिन इन सब के बीच डेल्स बिहार पोस्ट पोल स्टडी सामने आया है और उसमें महागठबंधन के लिए राहत की खबर दिख रही है। हालांकि परिणाम आपको बता दें कि कल यानी कि 14 नवंबर को आने वाले हैं। डेल्स के बारे में हम आपको बता दें, ये डेटा एक्शन लैब फॉर इमर्जिंग सोसाइटी है, जिसके फाउंडर हैं आशीष रंजन, को फाउंडर हैं और इलेक्शन रिसर्चर भी हैं। लगातार इलेक्शन पर काम करते रहते हैं और काफी विश्वसनीयता की, इनकी जो विश्वसनीयता है इसकी चर्चा खूब होती है। लिहाजा बिहार चुनाव के बीच इनका जो ये डेल्स बिहार पोस्ट पोल स्टडी है सुर्खियों में है। क्या कुछ है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले हम स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। धन्यवाद आशीष जी। देखिए, आपके जो स्टडी हैं डेल्स बिहार पोस्ट पोल स्टडी जो है, इसमें महागठबंधन के लिए मैं देख पा रहा हूं तमाम एग्जिट पोल अपनी जगह है और जो आपका स्टडी कहता है वो वोट परसेंटेज के लिहाज से महागठबंधन को यहां पर बढ़त है। हालांकि ये बढ़त जो है 0.2% का है। हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी जो इनका पोल स्टडी है, पोस्ट पोल स्टडी है, वो दिखा रहे हैं। एनडीए का वोट शेयर जो है 41.4%, महागठबंधन का 41.6%, जन स्वराज का 3.5%, अदर्स का 13.5%। हम इस डेटा पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पहला सवाल सर आपसे, बिहार का चुनाव कैसा रहा आपकी नजर में? चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, अब परिणाम की बारी है। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद बिहार तक को भी कि हमें अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया हमारी सर्वे डेटा को रखने के लिए। पहली बात ये कि थोड़ा देर के लिए डेटा भूल जाते हैं। तो एक जो बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति को अगर जो भी जानते समझते हैं और जो नजदीकी से देखने की कोशिश करते हैं पिछले कुछ समय से, तो ये है कि वो काफी रोचक और काफी लास्ट मोमेंट पे जिसको कहते हैं ना कि डाउटफुल कि क्या होगा, उसको लेके लोगों की शंकाएं और उम्मीदें रहती है। तो रोचकता बनी रहती है, सबसे बड़ी बात ये। और इसका आप सीधी बात देख लीजिए कि पीछे के चुनाव में, मतलब 2020 का ही चुनाव लीजिए, तो आबो हवा ऐसा लग रहा था कि बदलाव भयंकर तो रूप से हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाए। नीतीश जी बचा पाए अपनी सरकार को और अपने गठबंधन को। उसी से पहले 2015 में भी आप देखिए तो कमोबेश पिछले मैं 20 साल की राजनीति बिहार के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जो मैं समझता हूँ, देखते आया हूँ, उसमें मुझे लग रहा है कि 2010 का चुनाव छोड़ के बाकी जब चुनाव है हमेशा थोड़ा नजदीकी रहा और अंत तक जो है लोगों के लिए बहुत आसानी से कहना थोड़ा सा मुश्किल रहा, चाहे किसी भी एनालिस्ट के लिए। उसी बीच मतलब उसी सब चीजों के लिए, चूंकि मैं सर्वे के अलावा फील्ड वर्क भी पिछले 10 सालों से करते आ रहा हूँ, तो चुनावों में घूमता हूँ। सर्वे तो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, उसके लिए अलग रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप फील्ड में तो राजनीति को थोड़ा जानने समझने की एंड हमारी जो कोशिशें जो होती है ना, फील्ड में भी और प्लस सर्वे डेटा में भी, सिर्फ ये समझने की नहीं होती है कि कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। ये तो ऑफकोर्स जैसा कि आपने भी कहा कि कल रिजल्ट आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा 2 दिन में। लेकिन हमारी जो 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 कोशिश रहती है ये समझने के लिए कि क्यों कोई जीत रहा है, आखिर क्या वजह है कि कोई सरकार बच पा रही है, कोई सरकार विपक्ष की मजबूती के सामने टिक नहीं पा रही है। तो ये कई सारे जो 19-20 के सवाल होते हैं और जो हम डेमोग्राफिक वाइज उसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट फेज के बाद, हालांकि बिहार में ये पहले भी होता आया है, और फर्स्ट फेज के बाद एक अलग सा डिस्कशन शुरू हो गया कि महिलाओं का जो टर्नआउट इतना बढ़ा, वो कहीं ना कहीं मैसिव सपोर्ट एनडीए को दिला सकती है। आप तकरीबन सारे सर्वे में देखिएगा, रिजल्ट चाहे जो भी हो, कोई भी सर्वे इंक्लूडिंग हमारे भी सर्वे जो है में एनडीए को महिलाओं के बीच में एज रहती है, कितना है वो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है। और ये कोई पहली बार भी नहीं हो रहा। आप 2020 का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 2015 का देख लीजिए, मोटा मोटी आपको महिलाओं में नीतीश जी की लोकप्रियता एक दिखेगी।
तो मेरे कहने का मतलब ये था, और महिलाएं 48% इलेक्टोरेट है, मतलब कि जो कि वोट कर सकते हैं, उनका टर्नआउट भी काफी मैसिव है। तो कैलकुलेशन काफी टफ रहा। दूसरी बात ये भी है कि बिहार में जो पोस्ट पोल एग्जिट पोल का जो इतिहास है वो भी बहुत खतरनाक है। एक एनालिसिस रन की गई थी, जो कि उसमें बताया कि तकरीबन 24% यहाँ सर्वे फेल हो जाते हैं, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किसी भी स्टेट में होते हैं। ये चीजें हैं। तीसरी बात ये है कि ये तीसरी बात ये है कि बिहार अभी भी एकमात्र, मतलब कुछ चुनिंदा स्टेटों में से है पंजाब को छोड़ के, जहां पे अभी भी जो तकरीबन 20% का जो वोट है वो दोनों जो प्रमुख गठबंधन है या जो प्रमुख पार्टियां हैं उसके बियॉन्ड है। मतलब कोई जीतती है, कोई हारती है, गैप कुछ भी होता है, लेकिन अभी भी 20%, 22% जो वोट है, पिछले चुनाव में देखें तो 26% करीब जो वोट थे वो अदर्स को मिले थे, मतलब अन्य पार्टियों को मिले थे। तो इसीलिए जो है बिहार में राजनीति की बहुत ही रोचकता होती है, परिणाम को लेकर बहुत उत्सुकता होती है। बाकी तो 24 घंटे बाद इस समय तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने जो आंकड़े दिए हैं उसमें वाकई दोनों गठबंधन की धड़कनें बढ़ गई हैं। एक एक कर हम उस सवाल पर आएंगे, चूंकि उसमें भी अलग अलग कैटेगरी आपने बनाई है और मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। सबसे ज्यादा जो इस बात की चर्चा रही सर, महिला और यूथ वोटर को लेकर के कि वो कितना वोकल होकर के किस गठबंधन की तरफ वोट कर रहा है। इसी आंकड़े के साथ हम सवाल पर चलते हैं। जो आपका आंकड़ा कहता है, यानी डेल्स बिहार पोस्ट पोल स्टडी जो आया है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत एनडीए के पक्ष में बढ़ा है। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि हमेशा थोड़ा एज रहा है 43.2%, लेकिन महागठबंधन के पक्ष में भी कोई खराब स्थिति नहीं है, 40% के करीब यह आंकड़ा है। जनसुराज में 3.6%, अदर्स में 13.1%। मेल वोटर का जिक्र कर लेते हैं, 39.7% एनडीए के पक्ष में, 43.01% महागठबंधन के पक्ष में, जनसुराज के पक्ष में 3.40%, अदर्स में 13.80%। ये आंकड़ा आखिर क्या कहता है? जो मेल वोटर फीमेल वोटर में बढ़ोतरी है उसकी भरपाई महागठबंधन मेल वोटर से करता हुआ दिख रहा है, यहां तक कि थोड़ा सा एज है मेरे हिसाब से। आप इसको जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ये अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इस सेंस में कि फ्रेमिंग आपका बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नंबर में तो साफ दिखता है कि महिलाओं में 3.2% का एनडीए को एज है और पुरुषों में 3.4% का जो है महागठबंधन को एज है, 3.4% का। अब आप कहेंगे ये टर्न की मतलब कि देखिए कमोबेश इसलिए 0.2% का ही डिफरेंस है। तो महिलाओं का टर्नआउट थोड़ा बढ़ा है, ठीक है, पुरुषों की तुलना में 7-8% अधिक है, जो ऑफिशियल प्रोविजनल आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज हमें और याद रखना होगा कि महिलाएं 48% है बिहार के टोटल इलेक्टोरेट के, और पुरुष जो है 52% है। तो यानी 52%, यानी कि 4% का नेट डिफरेंस है इलेक्टर्स के तुलना में, ठीक है। तो इसीलिए जब आप हम देखेंगे, जब वो कैलकुलेट करेंगे तो टर्नआउट वगैरह को जब एडजस्ट करेंगे तब हमारे पास ये फिगर आ जाते हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि इस बात में जब आप पिछले बार की तुलना में जो अलग सर्वे हुए थे लास्ट टाइम, जो सीएसडीएस के सर्वे रहे हैं, खासकर प्रतिष्ठित सर्वे रहे हैं 2020 में भी, तो उसमें भी 1% का एनडीए को एज था। लेकिन सबसे बड़ी बात 38% और महागठबंधन को 37% थी, तो यानी 1% का एज था। सबसे बड़ी बात ये आप देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि खासकर ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं में भी दोनों गठबंधन जो है वो 40% का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रहे। इससे पहले अमूमन ऐसा कम देखने को मिली है। मतलब हो सकता है किसी एक गठबंधन को 2010 में या 15 मिली है, दूसरे को उतनी नहीं मिली थी 40%। यहाँ जो हमारे सर्वे कम से कम दिखा दें। और मैं एक कैवियट पहले से बता दूं कि हम थोड़ा साइंटिफिकली मेथड्स यूज करते हैं, इसलिए हम बहुत बड़ा सैंपल रन नहीं करते हैं। हमारा टारगेटेड सैंपल ही 8,000 का था, ठीक है, और 84 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने सर्वे करने की कोशिश किया, टारगेट 67 पोलिंग बूथ पे, ठीक है। तो सैंपल छोटा है,
लेकिन चूंकि साइंटिफिक है तो इस तरीके से हमें रिजल्ट ये देखने को मिले। तो मैं दो जो बड़ी बात है, ऑफ कोर्स महिलाओं में एनडीए को एज है और ठीक ठाक एज है, लेकिन पुरुषों में जो महागठबंधन को एज है वो इसको कमोबेश थोड़ा सा मैनेज कर देता है। अब एक और आंकड़े पर चलते हैं, चूंकि यहां पर हम डिवीजन में और आते हैं, तो वोट शेयर पे हम बाद में बात करेंगे। इन्हीं सब आधार पर फाइनल वोट शेयर भी आपने तैयार किया है। लेकिन जिस की खूब चर्चा थी यूथ को लेकर कि अगर महिलाएं इंटैक्ट हैं एनडीए की तरफ, अगर 3% बढ़ोतरी के साथ ही जो आपने आंकड़े दिए हैं, लेकिन यूथ को लेकर इस बार खूब चर्चा रही पूरे चुनाव में। राहुल गांधी ने तो जेनजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी पोस्ट किया और ये कहा गया कि देखिए ये बहुत बड़ा मतलब आप कह लीजिए एक तरफ महिलाएं अगर उस तरफ हैं तो यूथ किस तरफ है ये देखना दिलचस्प होगा। फर्स्ट टाइम वोटर में हम एक बड़ा गैप पाते हैं आपके पोस्ट पोल स्टडी में। 18 से 22 साल के युवा जो हैं 35.3% एनडीए के साथ हैं, जबकि यह आंकड़ा महागठबंधन का अगर हम देखें तो 42.60% का है, 40% को क्रॉस करता हुआ। लेकिन एक और पार्टी जो नई नवेली पार्टी आप जिसको कह सकते हैं जनसुराज, जो इस बार अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, और यह कहा गया कि वो युवा जो परंपरागत रूप से दोनों ही गठबंधन से नाराज हैं वो जनसुराज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यह स्टडी इस बात की तस्दीक करता है कि 4.2% फर्स्ट टाइम वोटर और जो 18 से 22 साल के हैं वो जनसुराज के प्रति मात्र उनका रुझान जो है 4.2% के करीब ही है। मतलब इन दोनों की तुलना में तो नहीं टिक रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, नंबर तो आपने बोल दिया, आपने स्क्रीन पे भी दिखाए। बस दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है कि जैसे महिलाओं में एनडीए को फेवर होता है, युवाओं में इस बार, और खासकर पिछले बार भी, लेकिन इस बार पे ही हम देखे रहते हैं, तो इस बार एक रोष रहा है, खासकर नौकरियों को लेके, खासकर जो कुछ धरना प्रदर्शन हुए, बीपीएससी का आंदोलन हुए, उसमें जो सरकार की जो प्रतिक्रिया थी उससे युवा लोग नाराज थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि देखिए, बिहार में बहुत लोग तैयारी करते हुए मिलेंगे आपको अलग अलग एग्जाम्स के, तो मतलब पहले की तुलना में, क्योंकि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दो व्यक्ति के एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जरिया होता है। तो इसमें बिहार के लोग, जहाँ गरीबी काफी ज्यादा है, उसमें उनको लगता है कि अगर एजुकेटेड हो गए हम और नौकरी मिल गई हमें, तो हमारा एक पायदान ऊपर, एक छलांग ऊपर हम अपने लाइफ स्टाइल को कर लेंगे। तो इसलिए यूथ जो है एक बदलाव, और जो खासकर 17 महीने तेजस्वी यादव की जो सरकार में, नीतीश जी की सरकार में जो सहभागिता थी, उस दौरान, चाहे उसका क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन उस दौरान ये तथ्य है कि करीब 4 लाख, अलग अलग क्लेम है, कोई 4 लाख 5 लाख क्लेम करते हैं, उस दौरान नौकरियां दी गई। तो लोगों को, खासकर यूथ को ये लगा कि शायद जो है हमें जो वर्तमान सरकार है वो हमारी उम्मीदों को भरपाई ना कर पाए, तो इसलिए बदलाव। दूसरी चीज, एक चीज और हमें याद रखना पड़ेगा कि पिछले 2-2.5-3 सालों से प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा किए हैं अलग अलग जगहों पे, और जो उसमें एक बड़ा चीज वो बात करते थे शिक्षा की, माइग्रेशन की और जॉब की। तो बेसिकली उनकी मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों को अवेयर या जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो कई दफे ये भी होता है कि जब सोशल अवेयरनेस ये सब चीजें बढ़ जाता है तो उसमें उनका सपोर्ट बेस, आप ओवरऑल तो देखेंगे 3.5% ही है जनसुराज को सपोर्ट, लेकिन युवाओं में फर्स्ट टाइम वोटर में ज्यादा उनको है, 4 पॉइंट, मतलब कि ऑन एन एवरेज से 0.7% ज्यादा। तीसरी चीज ये है, इसमें देखेंगे कि जहां भी बाइपोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, जनसुराज ने शुरुआत काफी अच्छा किया था इस चुनाव में, पिछले 3-4 महीनों से काफी उनकी वो थी, लेकिन जैसे जैसे नॉमिनेशन हुआ और उसके बाद जो चीजें आई, उनका ग्राफ धीरे धीरे कम होने लगा। उसमें एक बारी, और जब ग्राफ कम होने लगा तो जो वोटर होते हैं ज्यादातर जो होते हैं विनिंग साइड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान हो सकता था कि वो जो मोमेंटम बना रहता या कुछ ऐसा होता तो जनसुराज को कुछ और वोटें आती,
लेकिन चूंकि उनके कैंडिडेट कम है, और याद रखिएगा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे कैडर के अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, उसका अलग अलग लोग अलग अलग बिल्कुल। तरीके से आकलन कर सकते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वो कोशिश करने के बावजूद उतना सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लबो-लुआब ये है, और मुझे लगता है कोई भी जो ऑब्जर्वर या जर्नलिस्ट या रिसर्चर फील्ड पे गए होंगे, तो दो चीजें बहुत विजिबल थी। एक, युवाओं में सरकार, वर्तमान सरकार के प्रति रोष, और महिलाओं में जो 10,000 रुपये मिले थे, एक मुश्त राशि दी गई। ये याद रखना और बोलना बहुत जरूरी है कि ऐसा मैं देश दुनिया की बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन अपने देश की जरूर बात कर सकता हूं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जहां पे इतनी बड़ी संख्या में, यानी 1,41,00,000 और 1,31,00,000 भी होते, उन 1,31,00,000 ही मान लिया जाए तो 1,31,00,000 महिलाओं को एक मुश्त एक बार में 10,000 रुपये सीधे उनके खाते में दिए गए, खाते में भेजे गए। हाँ, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में 10,000 बहुत मायने रखता है, ठीक है। ऑफकोर्स सबके लिए नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके लिए मायने रखता है। दूसरी चीज एक पर ये बोलना बहुत जरूरी है कि महिलाओं का आकर्षण क्यों रहता है नीतीश जी के प्रति। आप देखेंगे, एक क्रेडिट जाता है, जरूर हमें देना चाहिए नीतीश जी को, कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उद्धार के लिए, यानी एम्पावरमेंट के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ थेरेटिकली उनको वो राइज किया, उनको आगे बढ़ाया। उन्होंने सरकार में आते ही 2006 में उन्होंने पंचायतों में 50% आरक्षण लागू कर दिया लोकल बॉडी इलेक्शन में। उन्होंने स्कूल में बच्चियों के एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए उनको ड्रेस, साइकिल, ये सब योजनाएं लागू की। सबसे पहले साइकिल योजना उन्हीं की थी। उससे बच्चे स्कूल में आए, फिर वो उनको प्रोत्साहित किया, 10वीं करो 10,000 रुपया, 12वीं करिए 25,000 रुपया, ग्रेजुएट होइए तो 50,000 रुपया। तो इस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया और इनकरेज किया उन बच्चियों को पढ़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए। और फिर बाद में जब वही बच्चियां बड़ी हुई तो सरकार ने 35% आरक्षण भी लागू कर दिया सरकार में, सरकारी नौकरियों में। तो आप देखेंगे बहुत सारे महिलाएं जो है आपको पिछले 10 कुछ सालों में सरकारी नौकरियों में आए। सबसे बड़ी बात है पुलिस में आए, बिहार पुलिस में आए। तो ये एक मतलब कि अपने आप में एक उदाहरण है कि महिलाओं का एक कास्टलेस कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरेट करने की कोशिश की नीतीश कुमार जी ने, और उसमें वो सफल भी हुए, और उसमें दोनों तरफ से फायदा हुआ, महिलाओं को भी फायदा हुआ और नीतीश कुमार जी की पार्टी और उनकी सरकार को भी फायदा हुआ, क्योंकि उनको समर्थन मिलते हैं और ये एक क्रेडिट उनको जाता है। तो महिलाएं ट्रेडिशनली उनके साथ थी। आप बिहार में कहीं भी घूमिए, महिलाएं बोलने को बोल देंगे आपको, कई सारी महिलाएं की। नीतीश जी ही हैं जिसकी वजह से हम लोग इतने आगे बढ़े, जागरूक हो पाए, इतने पढ़ कर पाए या नौकरियों में आए, ठीक है। तो ये एक माहौल उनको मिला है, तो इसीलिए वो चीजें। लेकिन यूथ में जो नौकरियों को लेके और खासकर सबकी अपेक्षाएं होती है नौकरी को लेके, उसमें एक सरकार के प्रति रोष थी। ये 2020 में भी थी, अभी भी थी। रही बात, कई लोग जो आप देखेंगे एज का जो बैकअप है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे एनडीए की पकड़ ज्यादा है और नए में एनसीपी थोड़ा आगे। उसको इस तरीके से भी समझिए कि ये जो नए हैं, इन्होंने कोई लालू यादव, राबड़ी देवी जी का या आरजेडी का कार्यकाल नहीं देखा है जब वो फुल टाइम सत्ता में थे, ठीक है। तो कई चीजें, जंगल राज या दूसरी बातें होते रहती है, उसको इन लोगों ने अनुभव नहीं किया। लेकिन जबकि वही पुराने लोग, खासकर मिडिल एज के जो लोग हैं, आप उसमें देखेंगे पुराने लोग, वो मेमोरी उनके लिए साफ है। और इसीलिए ये कॉन्ट्रास्ट आपको एज ग्रुप में देखने को मिल रही है हमारे सर्वे डेटा में। ठीक है, अब हम जाति पर आते हैं, चूंकि इसके आधार पर वोट का आकलन कई लोग करते हैं और उसमें जो आपने दिया है, हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, एनडीए को 43.9%, महागठबंधन को 40.3%, जनसुराज को 3.1% और अदर्स में ये आंकड़ा 12.6 पर जा रहा है। ओबीसी की बात करें 36.2%, महागठबंधन में 46.0% मतलब 46%, जनसुराज में 3.7 और अदर्स में 14.0 यानी कि 14%। लेकिन ईबीसी में आते हैं, यहां भी महागठबंधन को एज है 44.8% और एनडीए को 39.6%,
3.7% जनसुराज को। एससी और दलित वोट बैंक जिसको कहा जाता है कि राहुल गांधी ने ठीक ठाक मेहनत की, दलितों के एक हिमायती नेता बनने की तरफ वो अग्रसर भी दिखे बिहार में या अन्य जगहों पर भी। यहां पर हम देख रहे हैं एक बड़ा फर्क दिख रहा है। एससी और दलित 51.8% एनडीए के पक्ष में, 31 महागठबंधन के पक्ष में, 2.9% जनसुराज के पक्ष में, अदर के खाते में 14.3। एसटी की बात करें जिसकी आबादी बिहार में कम है, लेकिन बावजूद इसके 38.7% एनडीए के पक्ष में, 36.9% महागठबंधन के पक्ष में, 5.3% जनसुराज के पक्ष में और 19.1% अदर्स के खाते में। पहले हम बात कर लेते हैं सर ओबीसी वर्ग को लेकर, ईबीसी वर्ग को लेकर, जो यहां पर महागठबंधन को आप बड़ा एज देते दिख रहे हैं। 10% का गैप ओबीसी वोट बैंक में भी है और करीब करीब 4% का यह आंकड़ा छूता है ईबीसी वर्ग में। इसको लेकर के मतलब आपका क्या कहना है? ये टूटे हैं एनडीए की तरफ से या फिर आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है? देखिए, ये मुझे पता था ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा लोगों का। एक जब हम ओबीसी कहते हैं, क्योंकि बिहार का सर्वे हुआ 2022-23 में, तो हमारे पास एक मोटा मोटी आंकड़ा है कि जनरल कास्ट 12.5% है, ओबीसी 26% है, 27% और ईबीसी 36%, लगभग करीब 19.6% है एससी, और एसटी जो है 1.68 यानी 1.7% है। अब ओबीसी में ये याद रखिएगा कि 14.2% यादव है और 2.8% मुस्लिम ओबीसी, यानी अगर कुल मिला के दोनों को मिला दिया जाए तो ये 17% की आबादी होती है। तो कई बार लोग कहते हैं, ऑफकोर्स कोयरी कुर्मी कुशवाहा ये सब का जो झुकाव है, बनिया, जो कि एक बनिया का 2 वर्ग है, एक ओबीसी में भी आता है और साहू तेली वगैरह ईबीसी में भी आते हैं, उसका बीजेपी एनडीए की तरफ ज्यादा सपोर्ट बेस है। तो ये जो आपको दिखेगा कि भाई ओबीसी में महागठबंधन कैसे आगे हैं, तो याद रखिए 27 में से 17% तो महागठबंधन का कोर वोट बेस है। ठीक है, तो कोर आप समझ गए ना, 14.2% यादव है। तो ये वो उसका मैसिव एक पोलराइजेशन, ये सारे मतलब ये सब लोग एग्री होंगे कि एमओआई में जो है मुस्लिम और यादव में एक मैसिव पोलराइजेशन हुआ है महागठबंधन के तरफ। पहले भी उनका सपोर्ट था, लेकिन ये चीज है। दूसरी चीज रही बात ईबीसी का, यहाँ पे एक कैवियट भी मैं दो कैवियट है। एक तो ये कि हमने जो सर्वे वगैरह किए हैं तो शायद थोड़ा कास्ट कोडिंग में कुछ थोड़ा सा इशूज हुआ है, लेकिन जो भी है हम देख रहे हैं कि ओबीसी का नंबर हमारे पास ज्यादा आ जाता है सैंपल में और ईबीसी का। उसका एक दो एग्जांपल ये है कि कई बार जो लोग कास्ट तो अपना बताते हैं तो कई सारे प्लेटल है, मैं तो बोल दिया, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि वो ओबीसी में है या ईबीसी में है, तो कभी वो ओबीसी में कोड हो जाता है या ईबीसी में। लेकिन जब ओवरऑल हमने देखा कि ओबीसी और ईबीसी को मिला के तो वो उतने ही सैंपल के आसपास आ रहे जितना कि कास्ट सर्वे, यानी 63-62 के आसपास। तो वो चीजें कर जाता है। ईबीसी में भी अगेन एक बात और है, जो दूसरी कैवियट ये है कि 36% ईबीसी है, जिसमें से 10% मुस्लिम ईबीसी है। प्लस बिल्कुल इस बार ईबीसी का जो 2 सोशल ब्लॉक है, खासकर उनके जो लीडर को महागठबंधन ने जो एडिशनल लाया है वो है आईपी गुप्ता, जो आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, और बीआईपी जो है विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी जी के। तो ये लोग इस तरफ आए हैं और ये एक सोशल ब्लॉक जो है, मतलब हालांकि दोनों तो क्लेम बड़ा बड़ा नंबर करते हैं, 9% सहनी जी करते हैं और गुप्ता जी 5% करते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियली आप लोग वगैरह को भी देखिए तो पान स्वासी और तत्मा ताती को मिला के करीब 2.5% के आसपास की आबादी है, 2.5 से 3%, और जो है तकरीबन 2.6% और निषाद को मिला के 3.3% के करीब जो है आपको मुकेश सहनी जी का, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो उनको अपना नेता मानते, क्योंकि नोनिया बिंद बलदार सबको अलग कर दीजिए तो मोटा मोटी ये जो दोनों का फिगर मिला जुला के 6-6.5% का होता है। तो अगेन 36 में से जो है आपको ये एक जो है 16% जो है आबादी जो है वो ऑलरेडी एक कोर बेस बन गया इस बार महागठबंधन के लिए, जिसमें कि 6% एडिशनल है। ठीक है, तो
इस वजह से आप देखेंगे कि थोड़ा सा ईबीसी वगैरह में जो है, जो हमेशा अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसमें आपको हम्म। बड़ा बेस जो है एनडीए की तरफ दिखेगी। तो ये जो हम्म। वेरिएशन है वो उस लहजे में है। एक चीज मैं थोड़ा ठीक। हमेशा बता दूं, क्योंकि चूंकि ये ऑडियंस को जानना जरूरी है, क्योंकि कल जब रिजल्ट आएगा तो इसी पे लोग कंटेस्ट करेंगे या कई लोगों के सवाल हो सकते हैं कि ईबीसी तो स्ट्रांग बेस रहा है बीजेपी का, ऑफकोर्स स्ट्रांग हम्म। बेस रहा है और है भी अभी भी उनकी बाकी के तुलना में। लेकिन ये जो 16% का जो ब्लॉक छिटका है, 10% तो पहले भी छिटका था, छिटकते रहता है, जो मुस्लिम ईबीसी है, इस वजह से थोड़ा बेंट हुआ है। दूसरी बात, हम लोग का सैंपल साइज भी थोड़ा छोटा है, मार्जिन ऑफ एरर भी 1.8% का है। तो ओवरऑल जो आप रिजल्ट देखेंगे वो मोर और लेस उसको छोटा सैंपल कवर कर लेता है। जितना डीप में जाएंगे उतना थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक और सवाल, चूंकि जब इतनी बातचीत हमने की तो यहां पर जो 2% से थोड़ा सा अपर जनरल कास्ट की बात हम कर लेते हैं। क्या यहां पर जो आप महागठबंधन को 40.3% दे रहे हैं वोट शेयर, इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है और साथ ही साथ जो तेजस्वी का A to Z वाला फॉर्मूला लगातार वो जिसका जिक्र करते हैं और इस बार टिकट में भी कई जगहों पर देखने को मिला, उसका भी असर यहां पर दिखा है या ये भी परंपरागत रूप से ऐसे ही है? नहीं, देखिए इसमें भी अपर कास्ट में भी जो 15.5 है उसमें 4.8% मुस्लिम अपर कास्ट है। और हम जानते हैं कि हम्म। उसका मैसिव सपोर्ट किधर होगा। हिंदू अपर कास्ट जो 10 हम्म। 10.5% है, उनका ज्यादा झुकाव एनडीए के तरफ है, ओवरऑल में भी इसलिए झुकाव है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में आप देखिए रिलीजियस पोलराइजेशन कम देखने को मिली इस चुनाव में। हम्म। बड़े पैमाने पे कांग्रेस ने भी, आरजेडी ने भी अपर कास्ट कैंडिडेट को दिया। एनडीए तो देती ही है, खासकर बीजेपी सवर्णों को। कांग्रेस ने भी बहुत सारे टिकट, हालांकि अपने आप में कॉन्ट्रैक्टिंग है, उन्होंने पिछले 6 महीने से ईडीसी पॉलिटिक्स पे पूरा फोकस किया, उसको मोबिलाइज करने की कोशिश किया, और जब टिकट बांटने की बारी आई, टिकट देने की बात आई, तो उसका एक बड़ा जो हिस्सा है उनकी तरफ से वो अपर कास्ट के लोगों को टिकट मिला। तो जब हम्म। चुनाव एक बहुत मेटा नैरेटिव पे नहीं होता और सोशल इक्वेशन पे होता है, तो जो अपर कास्ट के अपने जो कैंडिडेट के कैडर बेस होते हैं, ऑफ कोर्स हिंदू अपर हम्म। कास्ट में एनडीए के प्रति ज्यादा झुकाव है, ये हमारे फील्ड में वर्क में भी देखने को मिलते हैं और डेटा में भी आ रहे हैं। लेकिन जो कैंडिडेट की अपनी जो पॉपुलैरिटी होती है, पर्सनैलिटी होती है, उसकी वजह से भी थोड़ा उनको वोट मिल रहा है, अलॉन्ग विथ 4.8% मुस्लिम अपर कास्ट। और ठीक है। सवाल पे महत्वपूर्ण सवाल है, छोटे छोटे सवाल हम पूछ लेते हैं ताकि इसमें जो आंकड़े हैं हम सब पे पहुंच पाएं। वोट बाय रिलीजन, ये भी एक कॉलम है इसमें और मैं देख पा रहा हूं एनडीए को हिंदू वोट जो है 48.3%, महागठबंधन को 34.7%, जनसुराज को 3.8 और अदर्स को 13.2। लेकिन मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें तो मुस्लिम में 14.7% महागठबंधन को नहीं बल्कि एनडीए को, और महागठबंधन को 69.1%, जनसुराज को 14.2%, माफ करिएगा, जनसुराज को 2.2%, अदर्स को 14%। लोगों का सवाल यह हो सकता है, इंटरेस्ट इस बात में है कि एनडीए की तरफ जो 14.7% जो ये मुस्लिम वोटर्स हैं, ये कौन हैं? पसमानदा समाज के वोटर हैं, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि नीतीश कुमार की सेक्युलर क्रेडेंशियल की वजह से भी मुस्लिम वोट बैंक का एक तबका नीतीश कुमार की तरफ इंटैक्ट रहा है, और ये 14% ये भी हैं। और इसमें खासकर चूंकि महिलाओं का एक वर्ग, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि 10,000 वाला स्कीम काम किया है, और जो मुस्लिम छात्राएं भी स्कूल में पहुंची हैं और जो उनका उत्थान हुआ, एक तरह से सशक्तिकरण हुआ है, उसका भी एक असर यहां पर दिख रहा है, और यही वो 14.7% का आंकड़ा है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें बोल दिए, दो चीजें और मैं ऐड करूंगा इसमें कि पिछले बार भी सीएसडीएस के आंकड़े देखिए तो 5-6% करीब मुस्लिम जो मतदाता हैं उनका झुकाव एनडीए के तरफ था। ठीक है, पहली बार, जबकि उतना पोलराइज्ड इलेक्शन था बावजूद। मैं पोलराइज जब बात कर रहा हूँ, रिलीजियस पोलराइजेशन की नहीं, मैं वो पार्टी पोलराइज और गठबंधन पोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो एक तो वो थी। दूसरी बात यह है कि जो आपने जिक्र किया महिलाओं को खाते में पैसे गए हैं,
तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव है। तीसरी एक सैम्पलिंग बाइस की होने की संभावना होती है, खासकर इसको नॉन सैम्पलिंग एरर में हम लोग काउंट करते हैं। तो कई बार हम लोगों को, सो बेसिकली अगर मान लिया मुस्लिम इलाके में हिंदू न्यूमरेटर गए हैं करने के लिए, और अगर वो और भी लोग आसपास है, मतलब मिक्स कम्युनिटी वाला लोकेशन है, तो उसमें कई बार हमने देखा और हमने फील्ड वर्क में भी देखा है कि अगर तरह इस तरीके के सवाल करते हैं तो वो जनरल परसेप्शन की तरफ चले जाते हैं। तो कई बार उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर में काउंट करते हैं कि कई बार वो आपको वो नहीं बताते हैं जिस पार्टी या गठबंधन को वो एग्जैक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, वो पॉपुलर परसेप्शन की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का ही उदाहरण दूं, सेकंड फेज का चुनाव था, मैं नवादा वर्सिलीगंज के तरफ था, एक मोहल्ले में गया जो भूमियारो का मोहल्ला था, उसमें कुछ एससी शेड्यूल कास्ट के भी लोग थे, तो ऐसे ही बातचीत करते करते बात हुई हम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत करते रहा हम, औरतें भी थी पुरुष भी थे, कई सारी चीजें बातचीत हुई। जब हमने थोड़ा सा, उन्होंने एक अम्मा थी, उन्होंने जीविका दीदी के बारे में भी, उनके काम काज के बारे में डिटेल से बताया। तो फिर जब बातचीत बढ़ी तो हम, हमारा काम ही है थोड़ा डिटेल में बातचीत करना था, तो हमने सोचा कि अब बातचीत हो गई, थोड़े सामंजस्य बन रहा है, तो हमने पार्टी वाले भी सवाल भी पूछने शुरू कर दिए। तो जैसे ही पूछा कि किस पार्टी, तो उससे से एक पुरुष जो बैठे हुए थे उधर बोले कि अच्छा हम क्यों बताएं, तो कि क्या पार्टी नहीं, आप कैसे पूछ सकते हैं। हमने कहा सही बात है, नहीं पूछ सकते, लेकिन हम तो ऐसे जानकारी के लिए पूछ रहे। फिर उन्होंने कहा अच्छा पहले आप बताइए कि आप किस पार्टी को वोट दिए। तो हम, हमारे पास एक सेफ्टी नेट था, हमने कहा कि हम तो दिल्ली के वोटर हैं। ठीक है, तो हमने कोई पार्टी उनको, जो कि यहाँ पे कंटेस्ट नहीं करे, उनका नाम लेके निकल लिया। तब फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम लोग इस पार्टी को देने की सोच रहे हैं, या हम देंगे, कुछ लोग उसमें से दे के आ गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जल्दी खुलना नहीं चाहते हैं। कई बार जो क्लोज इलेक्शन होते हैं इस तरीके का, और आप बिहार में देखिएगा, तो जब कहीं भी ये चुनाव जब एक तरफा नहीं हो, लहर नहीं हो ना किसी की बहुत बड़ी मात्रा में, और खासकर लहर आपको जब वोकल कम्युनिटी के सपोर्ट में लहर होती है, वोकल कम्युनिटी, तो वो लहर बहुत आपको बजा देगा, लोग खुल के बोलना शुरू करेंगे। लेकिन जब लोग ऐसे रहेंगे तो उस पर वो थोड़ा चुप्पी साधना ज्यादा बहुत समझते हैं। मूल सवाल पर आते हैं, और महत्वपूर्ण सवाल यह है, इसके बाद एक और सवाल। वोट बाय लोकेलिटी अगर हम देखते हैं सर, तो अर्बन एरिया में एनडीए को, जो कि कहा जाता है कि उनको हमेशा से एज रहता है, 44.4%, ये भी आप डिटेल में बताइएगा कि कब कैसे एज रहा। महागठबंधन 40.5%, जनसुराज को यहां भी 3.1, अदर्स के खाते में करीब करीब 12%, 11.9। रूरल एरिया की बात करें तो 41.0 यानी कि 41%। महागठबंधन को भी रूरल एरिया में 41.7%, 0.7 का यहां पर डिफरेंस है रूरल एरिया में। 3.5% जनसुराज को, और 13.7% यहां पर जो है अदर्स के खाते में दिख रहा है। एक जो ये थ्योरी कही जाती है और जिसका जिक्र आम वोटर भी करते हैं कि नहीं, रूरल एरिया के वोटर हैं तो वो जो है वो महागठबंधन को वोट देंगे, तेजस्वी यादव की पकड़ वहां पर ठीक है। लेकिन अर्बन एरिया में मैं देख रहा हूं कि ये 4% का, करीब करीब 4% का गैप है, 3.9 कह लीजिए अगर मैं सही हूं तो, 44.4, 40.5 जी। तो ये जो 1% यहाँ 4% का गैप है, ये क्या कुछ कहलाता है? देखिए 4.1% का जो गैप है, 3.9 की बात आप कह रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे तो देखेंगे तो कि इतना क्लोज इलेक्शन में 4% का गैप तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो है ये पूरे देश में अगर सेंसस 2011 की बात करें, क्योंकि लेटेस्ट वही हुआ था, तो हमारे देश में 31% अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन आबादी है। लेकिन बिहार में सिर्फ 12% अर्बन आबादी है, यानी कि ये सेंसस की बात मैं कह रहा हूं। तो ये यानी कि जहां पे लीड है एनडीए को, उसकी आबादी ही बहुत कम है, और जहां पे माइनर ही लीड है महागठबंधन को 0.7% का, लेकिन चूंकि वो पॉपुलेशन, ये 12 वर्सेस 88 का मामला है, उसमें एक छोटा लीड भी बड़े लीड को ढक देती है। तो इस वजह से आप ये बड़ी बात और में महागठबंधन में आगे हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बिहार में अर्बनाइजेशन बहुत ही कम है। दूसरी बात तो हम सब लोग जानते हैं, जो आपने भी कहा कि अर्बन पॉकेट्स में बीजेपी या एनडीए का जो सपोर्ट बेस है, और बीजेपी कहने में कोई बुराई नहीं, ज्यादातर शहर की सीटें यहाँ पे जो होती है बिहार में वो बीजेपी ही लगते हैं, चाहे पटना की सीटें हों, दरभंगा की सीटें हों, नालंदा की सीटें हों,
गया की सीटें हो, तो वो ज्यादातर तो इसीलिए उसमें है उनका बेस, और ग्रामीण में लेकिन कैडर और वो जो एक इक्वेशन है महागठबंधन के प्रति। आप कह रहे हैं कि जैसे पटना की सीटों को हम देखते हैं या फिर शहर की जो सीटें देखते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आशीष जी जो बात कह रहे हैं कि 12% आबादी ही शहरों में रहती है जो वोटर हैं, तो ये एक बड़ा गैप जो है ये चुनाव में देखने को मिल सकता है कल जब परिणाम आएंगे। अब महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं सर, और जिस जी बोलिए। एक लाइन अगर बोलना जरूरी है यहाँ पे लोकेलिटी के संदर्भ में, कि कई बार होता है कि भाई एनडीए को क्यों है बेस, शहर और ग्रामीण में जो एक सबसे बड़ा चीज है ना, ग्रामीण इलाकों में कास्ट बहुत मैटर करता है, एसोसिएशन का जरिया होता है। शहर में वही आबादी आके वो क्लास में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनकी अपनी एक अलग वो चीजें होता है। तो कास्ट की पॉलिटिक्स में खासकर रीजनल पार्टी थोड़ा मजबूत होती है, तो इस वजह से भी देखेंगे चूंकि बिहार में रीजनल पार्टी का डोमिनेंस है, तो क्लास और कास्ट का जो ये कॉन्ट्रास्ट है वो आपको लोकेलिटी में कन्वर्ट होते हुए मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जिसने सबकी दिलों की धड़कन कह लीजिए कि बढ़ा दी है, और ये सवाल है वोट प्रोजेक्शंस पे अगर हम आते हैं तो महज 0.2% का फासला है, लेकिन बढ़त जो है वो महागठबंधन को है। चूंकि सीट आशीष जी नहीं बता रहे हैं, नहीं बताते हैं जो इन्होंने कहा है, लेकिन ये 0.2% सर, लेकिन कई जगहों पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी को वोट तो ज्यादा मिलता है, सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाता है मामला। ये क्या कुछ कहता है 0.2% का गैप, मतलब चुनाव बिल्कुल नेक टू नेक फाइट वाला इसे माना जाए? अब बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है, जो जहां तक हमारी समझ बनती है और जो डेटा दिखती है उसमें यह है कि चुनाव काफी नजदीकी है। हमारा मार्जिन ऑफ एरर भी 1.8% ही है। अगर मान के चलिए थोड़ा जोर घटाव कर भी दे, मान लिया जब 1.8% एमजीबी के अगेंस्ट में चला जाए और एनडीए के फेवर में चला जाए, तो भी वो 40 वर्सेस 43 की लड़ाई है, यानी कि गैप जो है मैक्सिमम 2-3% का ही हो सकता है। मिनिमम तो हमने आपको दिखाई दिया 0.2% का, ठीक है। तो इसीलिए सीट प्रोजेक्शन डिफिकल्ट भी होता है, और अमूमन हम लोग सीट प्रोजेक्शन करते भी नहीं है, तो इसीलिए अब उस चक्कर में अभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि सीट टू वोट कन्वर्जन जो है ना, वो एक अपने आप में उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो खेला जो है वो है वोट इन सीट कंटेस्टेड का। ईसीआई ही, चुनाव आयोग ही ये डेटा आंकड़े देती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जैसे आपको जो भी लोग इधर आए हैं, और हम इनफैक्ट हम लोग को भी ये मिला कि जेडीयू को फायदा हो रहा है पिछले बार की तुलना में, ठीक है, ये बात सही है, तथ्य है। हमें भी लोग मिले जो कि पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा बढ़े। लेकिन अब सवाल उसमें ये होता है, जब आप पीछे का आंकड़ा देखेंगे जो ऑफिशियल आंकड़ा है चुनाव आयोग का, बीजेपी का जो वोट इन सीट कंटेस्टेड था, चूंकि अलायंस में थे तो जितना सीट लड़े थे उस पर ऑन एन एवरेज उनको 43% वोट मिले थे। सीपीआई एमएल को 42%, आरजेडी को 39%, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू को 33%। तो बाकी वोट इन सीट कंटेस्ट जो था वो जेडीयू का और कांग्रेस का बहुत ही खराब था। अब आप देखेंगे कि बढ़त है, और डेफिनेटली बढ़त है। और जहां भी याद रखिएगा कि कोई भी चुनाव हो, किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को या किसी गठबंधन को भी पिछले बार की तुलना में अगर 5% से ज्यादा का आपको चेंज दिखने को मिले तो वो विजिबल होता है, इसकी विजिबिलिटी होती है, दिख जाएगा आपको। 1-2% को जज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन 5-7% अगर वो, तो मेरा अपना भी अनुमान है कि पिछले बार की तुलना में वोट इन सीट कंटेस्टेड जो जेडीयू का था 33% से, उससे वो बढ़ेंगे, वो 40 के करीब आएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इतना करीब जाएंगे, मतलब 43 या 42% का आंकड़ा छुएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो हमें कल समझ में आएगी। लेकिन मैं बस इसमें यही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कह सकते हैं कि अरे इतना लोग तो नीतीश जी को पसंद कर रहे थे, जेडीयू को चाह रहे थे, फिर भी सर्वे में ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी सर्वे की बात कर रहा हूँ, दूसरे औरों की सर्वे की बात नहीं, उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं। तो वो यही है कि डेफिनेटली हम भी एग्री करते हैं कि जेडीयू का ग्राफ पिछले बार की तुलना में बढ़ा है, उनका वोट सीट कंटेस्टेड बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, मतलब कि बढ़ रहा है जहां पे वोटिंग की वो कोई अप्रत्याशित रिजल्ट लेके आ जाए।
निश्चित परिणाम नहीं आने वाले हैं। परिणाम किसी तरफ भी, दोनों तरफ में से कहीं भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटी अगर इस डेल्स बिहार पोस्ट पोल स्टडी की बात करें तो आशीष रंजन जी को सुन रहे थे आप, को फाउंडर हैं डेल्स के और इलेक्शन रिसर्चर भी हैं। इनके जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि 0.2% वोट शेयर जो है वो महागठबंधन को ज्यादा मिल रहा है। अब ये सवाल हम कल के लिए छोड़ते हैं, दर्शकों के लिए छोड़ते हैं कि 0.2% में क्या महागठबंधन सरकार बना लेगी? क्या तेजस्वी यादव इस बढ़त के साथ सीटों के बढ़त को भी बना पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आशीष रंजन जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इन सारी बातचीत में और इन सारे सवालों का जो है आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।